हाय एवरीवन, उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। आज के सेशन में हम कुछ और मिसलेनियस लॉन्ग आंसर्स के साथ आपके सामने हाजिर हैं। इस सेशन में हम मिल्टन, वर्ड्सवर्थ और शेक्सपियर के एक एक क्वेश्चंस की बात करेंगे। यानी पैराडाइज लॉस्ट का एक क्वेश्चन होगा और एक क्वेश्चन होगा आपका टिंटर्न अबे से, और अगला जो क्वेश्चन होगा यानी लास्ट वो होगा मैकबेथ से। ठीक है, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट राइटर भी हैं, इंपॉर्टेंट वर्क भी है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं आपके मेंस आंसर राइटिंग के लिए। ठीक है, तो पूरा देखिए और जहाँ ज़रूरत पड़े तो नोट्स भी बनाते जाइए। और आपको पीडीएफ जो है वो प्रोवाइड करा दी गई है ऑलरेडी आपके टेलीग्राम चैनल पर, यानी हमारे टेलीग्राम चैनल पर। वो आपका हमारा दोनों म्यूचुअल ही है ना। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, राइट अ नोट ऑन मिल्टन्स ग्रैंड स्टाइल विथ स्पेशल रेफरेंस टू पैराडाइज लॉस्ट। पैराडाइज लॉस्ट का रेफरेंस लेते हुए मिल्टन की ग्रैंड स्टाइल की बात करिए। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इससे आपका क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि मिल्टन ने पैराडाइज लॉस्ट में किस स्टाइल को यूज़ किया, तो अपन आंसर क्या देते हैं, ग्रैंड स्टाइल। ठीक है, उसी को डिस्कस करेंगे अपन। मिल्टन्स स्टाइल इन पैराडाइज लॉस्ट, पैराडाइज लॉस्ट में मिल्टन की जो स्टाइल है इज़ यूनिवर्सली प्रेज्ड। उसे हर कोई उसकी प्रशंसा करता है और उसे क्या कहता है कि उनकी जो स्टाइल है बड़ी ग्रांड है, सबलाइम है एंड डिग्निफाइड, और बहुत ज़्यादा डिग्निफाई है। मेकिंग इट एन आइडियल मॉडल फॉर लेटर पोएट्स, मेकिंग इट इसे बना देती है एन आइडियल मॉडल, एक आदर्श मॉडल, फॉर लेटर पोएट्स, दूसरे पोएट्स के लिए या बाद के पोएट्स के लिए। इट पजेजेस ऑल द क्वालिटीज ऑफ सब्लिमिटी, इसमें सब्लिमिटी, उत्तमता के सारे आपको आदर्श देखने को मिलेंगे। एज आउटलाइंड बाई लॉन्जाइनस, जैसा कि लॉन्जाइनस ने क्या किया है, आउटलाइन किया है, जैसा कि बताया है। ग्रैंडियर ऑफ थॉट, जिसमें कि विचार की शानदारपन यानी वैभवता होती है। स्ट्रॉन्ग इमोशन होते हैं, हाई इमेजिनेशन, उच्च कल्पना होती है। सेंसुअस डिस्क्रिप्शन, और बड़ा ही सेंसुअस विवरण होता है। नोबल डिक्शन होता है। फिगरेटिव रिचनेस होती है, यानी फिगर ऑफ स्पीच बढ़िया से यूज़ किए होंगे नोबल डिक्शन, और उन्होंने जो रिटोरिक का यूज़ किया है वो भी ज़बरदस्त है। एंड डिग्निफाइड कंपोजिशन, और जो उस वर्क की जिसको आप ग्रांड कहेंगे, स्टाइल को ग्रांड कहेंगे, उसकी जो कंपोजिशन स्टाइल होगी ना वो भी कैसी होगी, बहुत डिग्निफाइड, बहुत महान होगी। द ग्रैंडियर ऑफ थॉट इज रिफ्लेक्टेड नॉट ओनली इन नोबल कैरेक्टर्स, जो विचारों की वैभवता है वो सिर्फ नोबल विद्वान कैरेक्टर्स में ही नहीं झलकती है, लाइक जैसे एडम है एंड द सन ऑफ गॉड है, बट आल्सो इन सैटन, ये सैटन में भी देखने को मिलती है। हु, जो, दो फॉलन, यद्यपि उसे बाहर निकाल दिया गया, स्पीक्स विथ हेरोइक डेफियंस, वो एक साहसी डेफियंस, विरोध के साथ अपनी बात दर्ज कराता है और क्या कहता है, व्हाट दो द फील्ड बी लॉस्ट, क्या हुआ अगर फील्ड बी लॉस्ट, फील्ड मतलब स्वर्ग से छीन लिया गया, ऑल इज नॉट लॉस्ट, सब कुछ नहीं छीना गया या सब कुछ नहीं गया। सच आइडियाज एलिवेट द नरेटिव, इस तरह के जो विचार हैं वो एलिवेट और ऊंचाई तक ले जाते हैं नरेटिव, उनके विवरणों। अगला देखिएगा, मिल्टन्स पोइट्री, मिल्टन की जो पोइट्री है ना उस वो ऑल्सो रिवील करती है स्ट्रॉन्ग इमोशंस को, यानी मजबूत इरादों को, भावनाओं को, फीलिंग्स को। ब्लेंडिंग डिस्पेयर एंड होप, ब्लेंडिंग मिश्रण करते हुए, डिस्पेयर दुख और होप आशा को उनके साथ में। इवन इन डिफीट, यहाँ तक कि हार करके भी सैटन ग्लोरीफाइज लिबर्टी, सैटन जो है वो आज़ादी को ग्लोरीफाई करता है। एंड प्रेफर्स, और क्या पसंद करता है, टू रेन इन हेल, नर्क में शासन करना, देन सर्व इन हेवन, स्वर्ग में सर्व सेवा करने के बजाय। यानी वो कहता है खुले तौर पर कि मैं नर्क में शासन कर लूँगा, स्वर्ग में गुलामी की ज़िंदगी से अच्छी। हिज हाई इमेजिनेशन, इसकी जो उच्च इमेजिनेशन है ना, ट्रांसपोर्ट्स रीडर्स, वो रीडर्स को ले जाती हैं टू हेवन, स्वर्ग तक, हेल नर्क तक, एंड द कॉस्मिक स्ट्रगल, और ब्रह्मांडीय संघर्ष तक। विविड इमेजेस, साफ सुथरी तस्वीरें, लाइक सैटन्स वास्ट बॉडी, जैसे कि शैतान का विशालकाय शरीर, लाइंग अक्रॉस, जो पड़ा हुआ है, मेनी या रूड, और द बर्निंग लैक ऑफ हेल, अच्छा करें, जो शैतान का विशालकाय शरीर है वो ऐसे ही ज़मीन पर पड़ा हुआ है, और ये जो दृश्य है, एंड और या द बर्निंग लेक ऑफ हेल, या वो नर्क की धधकती हुई लेक घाटी हो, रिफ्लेक्ट, ये रिफ्लेक्ट करती है पावरफुल क्रिएटिव विजन, एक शक्तिशाली क्रिएटिव विजन दृष्टिकोणों को।
और बात सही है, बहुत ज़बरदस्त जो पैराडाइज लॉस्ट है ना, उसमें सैटन को तो बहुत ज़बरदस्त दिखाया है। तभी कौन है, विलियम ब्लैक, वो कहता भी है कि मिल्टन वाज इन डेविल्स पार्टी विदाउट नोइंग इट। बिना जाने ही मिल्टन जो है शैतान की पार्टी में हो जाते हैं। मतलब इस तरह से उन्होंने उसको ग्लोरीफाई करके दिखाया है। इक्वली इम्पॉर्टेंट आर सेंसुअस डिस्क्रिप्शंस, और इनके जो सेंसुअस भाव विभोर करने वाले विवरण है ना, एंड नोबल डिक्शन और महान डिक्शन है मिल्टन, वो भी महत्वपूर्ण हैं जो अभी जितनी भी बात करी है उनमें। मिल्टन यूजेस सिंपल, मिल्टन यूज करते हैं साधारण येट फिर भी मैजेस्टिक महान भाषा को, वैभवशाली भाषा को। द माइंड इज इट्स ओन प्लेस एंड इन इट्स सेल्फ कैन मेक अ हेल, हेवन ऑफ हेल एंड हेल ऑफ हेवन। तो ये कहते हैं बड़ी अच्छी सी बात, द माइंड इज इट्स ओन प्लेस, कि जो दिमाग है ना वो अपनी जगह पर है, और वो अगर चाहे ना तो वो क्या कर सकता है, इन इट सेल्फ, वो स्वयं में यानी अपने अंदर मनुष्य को ये महसूस करा सकता है। क्या महसूस करा सकता है, हेवन को हेल, और हाँ, हेल को हेवन और हेवन को हेल, यानी वो नर्क को स्वर्ग और स्वर्ग को नर्क इंसान को महसूस करा सकता है, वो और बना भी सकता है। फाइनली और अंत में, हिज डिग्निफाइड कंपोजिशन, जो मिल्टन की डिग्निफाइड कंपोजिशन है ना, बिगिनिंग इन मेडियारस, जो मेडियारस से शुरू होती है। मेडियारस मतलब क्या है, ध्यान करिए, आ रहा हो अगर दिमागों में। चलिए कोई नहीं, बता दिया जाता है उसको, बता देते हैं उसको भी, कि जो मीडिया रस स्टाइल होती है वो कहानी बी से शुरू होती है, उसको मीडिया रस कहते हैं। ठीक, मीडिया मीडियम, आप इसको समझ सकते हैं मिडिल, ठीक है, मीडिया फॉर मिडिल। मिडिल यानी जब कहानी बीच से शुरू होगी, ना तो शुरू से ना आखिर से, बीच से कहानी आगे बढ़ेगी तो उसको मीडिया रस बोलेंगे। और जो शुरू की कहानी होगी वो सपने के द्वारा या सोचने के द्वारा या किसी को कहानी सुनाने के द्वारा वो बता दी जाती है। एंड रिवीलिंग द थीम ऑफ मैंस फॉल, और ये जो मीडिया रस से शुरू होना है, और रिवीलिंग द थीम ऑफ मैंस फॉल, और इंसान का स्वर्ग से निकाले जाना, इसकी जो थीम है। एट द ओपनिंग शोज, ओपनिंग शुरुआत में शोज दिखाती है क्लासिकल डिसिप्लिन, क्लासिकल अनुशासन को, जो कि एपिक लिखने के अनुशासन में से एक है। मिल्टन्स ग्रांड स्टाइल ब्लेंड्स, मिल्टन की जो ग्रांड स्टाइल है ना वो मिश्रित कर देती है क्लासिकल वैभव को, शास्त्रीय कहते हैं वैसे इसको, क्लासिकल ग्रैंडियोर को, विथ स्पिरिचुअल सब्लिमिटी, दैवीय महानता के साथ में, मेकिंग पैराडाइज लॉस्ट, पैराडाइज लॉस्ट को बनाते हुए द ग्रेटेस्ट इंग्लिश एपिक, इंग्लिश की महानतम एपिक। ठीक है, तो ये पैराडाइज लॉस्ट की बात हो गई। इनका जो उद्देश्य है इसमें, अगर आप वो पढ़े होंगे तो आपने, आपके दिमाग में होगा कि मिल्टन का उद्देश्य क्या था इसको लिखने का, कि वो वेज ऑफ गॉड टू मैन, इनको उसको क्लैरिफाई कर पाए कि जो भी ईश्वर करता है वो अच्छे के लिए करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाउ डज वर्ड्सवर्थ कंट्रास्ट हिज फर्स्ट यूथफुल विजिट, किस तरह से वर्ड्सवर्थ अपनी पहली विजिट जो उन्होंने अपनी जवानी में की थी टिंटरनेबी की, उसकी तुलना करते हैं विथ हिज प्रेजेंट रिविजिटिंग, अपने फिर से रिविजिट करने को 5 ईयर्स के बाद। कहाँ पर, टिंटरनेबी में। पहले आए थे 1993 में, फिर कब आए, 1998 में। तो कह रहे कि जब वो पहली बार आए थे तब वो क्या सोच रहे थे, अब जो अब आए हैं तब क्या सोच रहे हैं, अब उनको कैसा लग रहा है, ये हमें बताना है। चलिए बता देंगे। इन टिंटरनेबे में वर्ड्सवर्थ कंट्रास्ट हिज फर्स्ट यूथफुल विजिट विथ हिज प्रेजेंट रिविजिटिंग आफ्टर 5 ईयर्स। वर्ड्सवर्थ जो है 5 साल पहले की गई अपनी यात्रा को इस 5 साल बाद की गई यात्रा से क्या करते हैं, तुलना करते हैं टिंटरनेबे में। एज अ यंग मैन ऑफ 23, जबकि ये 23 साल के थी, ही एक्सपीरियंसड, वो अनुभव करते हैं नेचर को विथ पैशन, पूरे जुनून के साथ, एंड एक्साइटमेंट, और उत्तेजना के साथ, यानी हर दृश्य का मजा ले रहे हैं। ही रिकॉल्स हाउ द साउंडिंग कैटरैक्ट हॉन्टेड हिम, वो याद कर रहे हैं कि कैसे साउंडिंग, ये कलकल की ध्वनि से बहने वाला कैटरैक्ट झरना, हॉन्टेड हिम, उन्हें डराता था, लाइक पैशन, एक जुनून की तरह। नेचर वाज देन अ सोर्स ऑफ रॉ फिजिकल डिलाइट, उनके लिए उस समय जो प्रकृति थी ना वो एक रॉ फिजिकल डिलाइट थी, यानी शारीरिक मनोरंजन के अलावा ज़्यादा कुछ नहीं। ऑलमोस्ट एन एनिमल एनर्जी, बिल्कुल एक जानवर की शक्ति की तरह, यानी जैसे हिरन का बच्चा प्रकृति में अपने आवास में या अपने जंगल में जहाँ वो रहते हैं उछलते कूदते फिरते हैं ना, तो ये भी वैसे ही उछल कूद कर रहा होगा। ही लव्ड द फॉर्म्स, वो स्वरूपों को प्यार करता है, कलर्स को प्यार करता है, मूवमेंट्स
और मूवमेंट्स को भी प्यार करता है, गति को, ऑफ द लैंडस्केप, उस लैंडस्केप के, विथ अनथिंकिंग इंटेंसिटी, एक अविचारशील उत्तेजना के साथ, सीकिंग escape फ्रॉम हिज रेस्टलेस इमोशंस, और वो चाहता है कि उसे निजात मिल जाए, हिज रेस्टलेस, उसकी व्याकुल इमोशंस, भावनाओं से, वो बस घुल मिल जाना चाहता है प्रकृति में। नाउ अब जबकि वो 5 साल बाद आया है, 5 years, 5 summers एंड विंटर्स, 5 सर्दी और गर्मियों के बाद आया है, तो वर्ड्सवर्थ रिटर्न्स विथ ग्रेटर मेच्योरिटी। अब वो वर्ड्सवर्थ जब लौटते हैं या लौटे हैं तो अब उनके अंदर और ज़्यादा मेच्योरिटी आ गई है। ये 5 समर 5 विंटर मतलब 5 साल, ठीक है। 10 मत कर देना कि 5 सर्दी अलग 5 गर्मी अलग, 10 साल हो गए। ही नो लॉन्गर एक्सपीरियंसेस नेचर ओनली थ्रो डिजी रैप्चर्स। अब वो प्रकृति को सिर्फ चकरा देने वाले आकर्षण के तौर पर ही नहीं महसूस करते हैं, बट थ्रो काम एंड रिफ्लेक्शन, बल्कि वो उसे महसूस करते हैं अपने शांत मन के साथ में, विचारशील मन के साथ में। द लैंडस्केप ऑफर्स हिम ट्रैंक्विल रेस्टोरेशन। जो लैंडस्केप है, जो एक नज़ारा फैला हुआ है उनके सामने प्रकृति का, वो इनको एक ट्रैंक्विल रेस्टोरेशन प्रदान करता है कि फिर से अपनी पुरानी यादों को रिस्टोर कर लो तुम, है ना। एंड अ सेंस सबलाइम ऑफ समथिंग, और एक ऐसा सेंस जो और दूसरी चीज़ों से कहीं ऊपर है, फार मोर डीपली इंटरफ्यूज्ड, जो कहीं ज़्यादा दूसरी चीज़ों से इंटरफ्यूज है, अलग है दूसरों से। इंस्टीड ऑफ वाइल्ड पैशन, जंगली जुनून के बजाय, ही फील्स स्पिरिचुअल डेप्थ, अब उन्हें आत्मिक गहराई महसूस हो रही है, एंड मोरल गाइडेंस, नैतिक गाइडेंस भी, यानी अब प्रकृति उनके लिए एक नर्स बन चुकी है, एक गाइड बन चुकी है। नेचर बिकम्स हिज एंकर, अब नेचर उनके लिए क्या बन गई है, एंकर, एक शरण स्थली, एक नर्स बन गई है, एक गाइड बन गई है, गार्जियन, और उनकी संरक्षक भी बन गई है। अ सोर्स ऑफ पीस, और सबसे बढ़कर एक ऐसा साधन जो उन्हें शांति प्रदान करता है, बुद्धिमानी प्रदान करता है, एंड फेथ इन ह्यूमैनिटी, और मानवता के ऊपर विश्वास प्रदान करती है। कौन? हमारी प्रकृति, ठीक है। इम्पोर्टेंटली सबसे ज़रूरी बात क्या है, ही शेयर्स दिस विज़न, वो इस विज़न को, इस दृष्टिकोण को शेयर करते हैं विथ हिज सिस्टर डोरोथी, अपनी बहन डोरोथी के साथ में। सीइंग इन हर, वो उसमें देखते हैं द रिफ्लेक्शन ऑफ हिज फॉर्मर सेल्फ, पुरानी अपनी तस्वीर जो वो जी चुके हैं ज़िंदगी, अब वो क्योंकि बड़े हैं, वो छोटी है तो अपनी पुरानी तस्वीर उसमें देखते हैं। ही होप्स, वो आशा करते हैं, दैट की नेचर विल नेवर बेट्रे हर, कि प्रकृति उसे कभी अकेला नहीं छोड़ेगी, बट इंस्टेड, बल्कि इसके बजाय, प्रोवाइड द सेम कंफर्ट, ये नेचर, ये प्रकृति मेरी बहन को भी वही आराम प्रदान करेगी, स्ट्रेंथ और शक्ति प्रदान करेगी, इट हैज़ गिवन हिम, जो उसने, प्रकृति ने मुझे दिया है। 10, इस प्रकार से कहिए, 10, द पोएम, ये जो पोएम है क्या करती है भाई, मार्क्स अ मूवमेंट फ्रॉम यूथफुल एक्सटेसी टू मेच्योर स्पिरिचुअलिटी। मार्क्स, हमारे सामने एक, ये इसको ऐसा कहिए, 10 द पोएम, ये जो कविता है, मार्क्स, ये चिन्हित करती है मूवमेंट, एक ऐसे मूवमेंट को जो कि यूथफुल से मेच्योरिटी की तरफ कवि को ले आया है, स्पिरिचुअलिटी की तरफ, मेच्योर स्पिरिचुअलिटी की तरफ, यानी मेच्योर दैवीयता की तरफ। शोइंग हाउ नेचर्स, दिखाते हुए कि किस तरह से नेचर्स रोल, प्रकृति का जो रोल है, डीपेंस विथ एज एंड थॉट, वो बढ़ता जाता है इंसान के ऊपर उसकी उम्र के साथ में और उसके विचारों के मेच्योर होने के साथ में। ठीक है भाई, ये हमारे वर्ड्सवर्थ हो गए, जो कि 2 बार घूमने जाते हैं टिंटन एबे, एक तो 1993 में और उसके बाद 1998 में, और उसी दौरान वो महसूस करते हैं कि पहले क्या मैं महसूस करता था प्रकृति के बारे में और अब मुझे कैसा लगता है। तो पहले वो बस खेल कूद के लिए, अपने को मनोरंजन देने के लिए प्रकृति को देखते थे और उसकी टच में, उसके करीब जाते थे, लेकिन अब इन्हें लगता है कि जो प्रकृति है ये उनके लिए एक नर्स, एक एंकर यानी शरण स्थली, एक मार्गदर्शन और एक संरक्षक बन चुकी है। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। हाउ डज शेक्सपियर यूज इमेजरी ऑफ ब्लड, डार्कनेस एंड अननेचुरल। किस तरह से शेक्सपियर ने खून, अंधकार और अननेचुरल, अप्राकृतिक चीज़ों का यूज़ किया है, टू रेनफोर्स द सेंट्रल थीम को रेनफोर्स करने के लिए, ऑफ गिल्ट, पाप की, गुनाह की, एंड करप्शन और
भ्रष्टाचार की इन मैकबेथ मैकबेथ में, यानी शेक्सपियर ने मैकबेथ में अपनी सेंट्रल थीम जो कि पाप और भ्रष्टाचार है उसको दिखाने के लिए ब्लड, डार्कनेस और अननेचुरल थिंग्स को किस तरह से इनकी इमेजरी को यूज़ किया है वो हमें बता। चलिए देखते हैं। बहुत ज़बरदस्त ट्रेजिडी है जिसमें मैकबेथ बस चाहता है कि राजा बन जाए और विचेस की भविष्यवाणी से वो राजा बन भी जाता है डंकन को मार करके, लेकिन उसको सुकून नहीं मिलता। उसको लगता है कि यार विचेस ने ये भी कहा था कि बेनको की जो पीढ़ियाँ वो राजा बनेंगी, तो बेनको और उसके बेटे को मारने की कोशिश करता है। फिर मैकडफ को मारने की कोशिश करता है, क्योंकि बाद में जब ये थ्री विचेस से मिलने जाता है तो जो तीन अपेरिशंस परछाइयाँ थीं विचेस के साथ में उनमें से कहती है कि मैकडफ से बच के रहना, उसको मारना चाहता है। मतलब ब्लड ही ब्लड है पूरे आपकी ट्रेजिडी में। पहले डंकन को मारा गया, फिर उसके दो सिपाहियों को मारा गया, फिर उसको बैंको को मारा गया, फिर उसके बाद मैकडफ की फैमिली को मारा गया। जब सब कुछ सही होने लगा तो फिर क्या हुआ कि लास्ट में सब ने मिल करके हम वो मैकबेथ को मार दिया। सब ने मिल करके मतलब हमला किया, मेलकम और मैकडफ ने मिल करके, और फिर मैकबेथ को मैकडफ मार देता है। बड़ी अच्छी ट्रेजिडी है और बड़ा खतरनाक उसका वर्णन किया है, जिस तरह से वो लेडी मैकबेथ पागल हो जाती है, सुसाइड कर लेती है, और मैकबेथ भी ना तो सो पा रहा है ना सही सोच पा रहा है। ज़बरदस्त दिखाया है। तो ठीक है, किस तरह से ये इमेजरीज यूज़ करी हैं अपन देखेंगे। शेक्सपियर सेचुरेट्स मैकबेथ, शेक्सपियर ने मैकबेथ को भर दिया है विथ इमेजरी ऑफ ब्लड, खून की, डार्कनेस, अंधेरे की, एंड अननेचुरल और अप्राकृतिक चीज़ों की इमेजरी से, रिफ्लेक्टिंग, ये रिफ्लेक्ट करते हुए द मोरल करप्शन, यह मोरल करप्शन नैतिक भ्रष्टाचार को रिफ्लेक्ट करते हुए, एंड साइकोलॉजिकल टॉर्मेंट और मानसिक प्रताड़ना को व्यक्त करते हुए ऑफ द कैरेक्टर्स, मैकबेथ के कैरेक्टर्स की। ठीक है। ब्लड बिकम्स द मोस्ट पावरफुल सिंबल ऑफ गिल्ट। इस ट्रेजिडी में जो खून है वो मोस्ट पावरफुल सिंबल बन जाता है, सबसे शक्तिशाली प्रतीक बन जाता है पाप का। आफ्टर मर्डरिंग डंकन, डंकन को मारने के बाद मैकबेथ लेमेंट्स, मैकबेथ को पछतावा होता है और कहता है कि विल ऑल ग्रेट नेपच्यून्स ओशियन वॉश दिस ब्लड क्लीन फ्रॉम माई हैंड, क्या नेपच्यून के सारे समुद्र का पानी मिल करके मेरे इन हाथों को इस ब्लड से, इस खून से साफ कर पाएगा। ब्लड हेयर सिग्निफाइज अ परमानेंट स्टेन ऑफ गिल्ट, यहाँ पर जो खून है ना उसको किस तरह से यूज़ किया है, परमानेंट स्टेन, एक स्थायी धब्बे के तौर पर पाप के। इम्पॉसिबल टू क्लींस, जिसे साफ करना नामुमकिन है। सिमिलरली, ठीक इसी तरह से लेडी मैकबेथ वंस डिसमिसिव, एक बार वो लिटिल क्राइज इन मैडनेस वंस डिसमिसिव, जब वो पूरी तरह से डिसमिसिव हो जाती है यानी हार सी जाती है, लेटर क्राइज बाद में चिल्लाती है इन मैडनेस पागलपन से कि हेयर इज द स्मेल ऑफ द ब्लड स्टिल, की खून की महक अभी भी मेरे हाथों में है। और आगे कहती है कि ऑल द परफ्यूम्स ऑफ अरेबिया विल नॉट स्वीटन दिस लिटिल हैंड, मेरे इस छोटे से हाथ को पूरे अरब के इत्र भी, सेंट भी मिल करके, सेंट मतलब वो इत्र बोलते हैं जिसको, परफ्यूम मिल कर के भी इसको खुशबूदार नहीं बना पाएंगे, इस ब्लड की दुर्गंध को मेरे हाथों से दूर नहीं कर पाएंगे। ये बहुत फेमस लाइन है, अपने से पूछी जाती है अक्सर, और पूछा जाता है कि इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, तो अपन बता देते हैं कि हाइपरबोल है। अच्छा, ब्लड इमेजरी दस चार्ट्स द कैरेक्टर्स डिसेंट इनटू गिल्ट रिडन डेस्पेयर, ये जो ब्लड इमेजरी है ना 10 इस प्रकार से चार्ट्स द कैरेक्टर्स, वो कैरेक्टर्स को दिखाती है डिसेंट उतरते हुए इनटू गिल्ट रिडन डेस्पेयर, गिल्ट रिडन पाप से ग्रसित, डेस्पेयर दुख की तरफ, यानी उसमें फंसते हुए, उसके अंदर जाते हुए, डूबते हुए। अब डार्कनेस की बात कर लेते हैं। डार्कनेस सिंबलाइजेस, डार्कनेस जो है वो प्रतीक को हमारे सामने पेश करती है एविल डीड्स का, यानी बुरे कार्यों का, एंड मोरल ब्लाइंडनेस और नैतिक अंधेपन का प्रतीक प्रस्तुत करती है। मैकबेथ प्रेज, मैकबेथ प्रार्थना करता है, स्टार्स हाइड योर फायर्स, किया है तारों अपनी रोशनी को छुपा लो, लेट नॉट लाइट सी माई ब्लैक एंड डीप डिजायर्स, तो कि तुम्हारी रोशनी मेरे इस अंधकारमय या बुरे कामों को और बुरी इच्छाओं को उजागर न कर दें दुनिया के सामने, इससे अच्छा है कि तुम छिप जाओ या तुम देख ना लो, ये भी कह सकते हैं। कंसीलिंग एम्बिशन इन शेडोज, कंसीलिंग छिपाते हुए, एम्बिशन अपनी महत्वाकांक्षा को इन शेडोज परछाइयों में, अंधेरों में, या अपनी
एम्बिशन को, महत्वाकांक्षा को अंधेरे में छिपाने के लिए मैकबेथ तारों से प्रार्थना करता है कि अपनी रोशनी को ख़त्म कर दो, तुम छिप जाओ, क्योंकि मैं अब बहुत बुरे काम में फंस चुका हूँ, या मैं बुरा काम करने वाला हूँ। और वो बुरा काम क्या था? डंकन का मर्डर था। लेडी मैकबेथ इकोज दिस में लेडी मैकबेथ भी इसको बढ़ा चढ़ा करके हमारे सामने पेश करती है वेन जब शी कॉल्स फॉर नाइट टू क्लॉक मर्डर, जब वो रात के अंधेरे को बुलाती है कि तुम ढक लो मर्डर, इस मर्डर को, खून को, हत्या को। क्लॉक मतलब लबादा होता है, जो ऊपर से देखा होगा लंबा कोट पहनते ना, उसको क्लॉक बोलते हैं। अब क्लॉक वो जिसके ऊपर जाएगा तो ढक जाएगा वो, तो वही सेंस है यहाँ पर। कम थिक नाइट, आओ ए गहरी रात, एंड पॉल दी इन द डनेस्ट स्मोक ऑफ हेल, और पाल दी, और तुम अपने आप को छिपा लो इन द डनेस्ट स्मोक ऑफ हेल, नर्क के डार्केस्ट स्मोक, धुएं में। यानी अंधेरी रात है, उसके बावजूद लेडी मैकबेथ कहती है कि ए रात तुम आओ और अपने आप को नर्क के धुएं के पीछे छिपा लो, यानी और अंधेरा कर दो कि हमारे गुनाह छिप जाए। डार्कनेस सर्व्स एज द बैकड्रॉप फॉर ट्रेचरी, डार्कनेस जो है, अंधकार जो है, सर्व्स वो पेश किया गया है एज द बैकड्रॉप फॉर ट्रेचरी, गद्दारी के बैकड्रॉप के तौर पर, एंड द रिजेक्शन ऑफ मॉरल ऑर्डर, और नैतिक व्यवस्था के रिजेक्शन के तौर पर। अच्छा है, जबरदस्त लिखा है भाई। द नेचुरल रेनफोर्स करप्शन, द अननेचुरल और जो अप्राकृतिक चीजें हैं ना, वो रेनफोर्स करप्शन और भ्रष्टाचार को उजागर करती हैं। नेचर इट सेल्फ रिवोल्ट्स आफ्टर डंकन्स मर्डर, और प्रकृति खुद जो है वो विद्रोह कर देती है डंकन की मृत्यु के बाद। ए फैल्कन वाज बाय ए माउजिंग आउल हॉक्ड एट एंड किल्ड, अ फैल्कन वाज बाय ए माउजिंग आउल, एक माउजिंग आउल के द्वारा हॉक्ड, उसे जो है पकड़ लिया जाता है, या कह दीजिए कि उसको अंधेरे में धकेल दिया जाता है, एंड किल्ड और मार दिया जाता है। दिस इन्वर्जन ऑफ नेचुरल ऑर्डर, ये जो प्रकार है ना नेचुरल प्राकृतिक व्यवस्था के इन्वर्जन का, मिरर्स मैकबेथ रेजिसाइड, वो मैकबेथ के राज हत्या को मिरर करता है, दर्शाता है। लेटर बाद में बैंकोज घोस्ट, बैंको का जो घोस्ट है, मैकबेथ विजन्स और मैकबेथ के जो सपने हैं, सजेस्ट करते हैं दैट की द अननेचुरल परसिस्ट्स एज पनिशमेंट, कि जो अप्राकृतिक चीज़ें मैकबेथ के साथ हो रही हैं ना, वो असल में उसकी सज़ा है जो गुनाह उसने की है। थ्रो दीज रिकरिंग इमेजेस, इन रिकरिंग बार बार आने वाली इमेजेस के द्वारा शेक्सपियर एक्सटर्नलाइज इनर गिल्ट, ये इनर गिल्ट को, अंदर छिपे गुनाह को बाहर लाते हैं, एंड मोरल डीके और नैतिक विनाश को भी लोगों के सामने प्रस्तुत करते हैं। ब्लड मार्क्स द इरिवर्सिबल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ वायलेंस, खून जो है वो ऐसे परिणामों को, हिंसा के ऐसे परिणामों को हमारे सामने पेश करता है जो इरिवर्सिबल है, जिन्हें वापस नहीं लौटाया जा सकता। और जो डार्कनेस है, कंसील, वो छिपा लेती है, अंधेरा छिपा लेता है एम्बिशन, महत्वाकांक्षा को, एंड द अननेचुरल, और जो अप्राकृतिक चीज़ें, रिफ्लेक्ट्स कॉस्मिक डिसऑर्डर, ये रिफ्लेक्ट करती हैं क्या? कॉस्मिक, ब्रह्मांडीय डिसऑर्डर, अव्यवस्था को। टुगेदर, अगर आप इन सबको एक साथ जोड़िए और देखिए तो क्या बनेगा? दीज इमेजेस, ये जो सारी इमेजेस हैं, इमर्स द प्ले, ये प्ले में भरी हुई हैं, इन अ वर्ल्ड करप्टेड, एक ऐसी दुनिया में, एक ऐसी दुनिया के तौर पर जो करप्टेड है, भ्रष्ट है, बाई एम्बिशन, या जिसे भ्रष्ट कर दिया गया है, किसके द्वारा? महत्वाकांक्षा के द्वारा। एंड हॉन्टेड बाय गिल्ट, और जो डर से कांप रही है थर थर। इंश्योर करते हुए दैट की मैकबेथ क्राइम्स, और जो मैकबेथ के गुनाह हैं, इनएस्केपेबली विजिबल, वो ऐसे हैं कि जिनसे बच करके भागा नहीं जा सकता है। एस्केप मतलब बच करके भागना, इनएस्केपेबली विजिबल, वो ऐसे दिख रहे हैं कि वो वहाँ से जाने वाले नहीं हैं, इसको ऐसा कह दीजिए। यानी जो मैकबेथ ने अब तक गुनाह किए हैं, वो बिना उनकी सज़ा पाए बच करके नहीं जा सकता, वो गुनाह उसे सज़ा दे करके ही रहेंगे। ठीक है भाई, तो ये था आज का मिसलेनियस सेशन आपके लिए, जिसमें हमने मिल्टन, वर्ड्सवर्थ और शेक्सपियर के एक क्वेश्चन की बात करी। उम्मीद है आपको सेशन अच्छा लगा होगा। इसकी पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और चैनल को ग्रो करने में हमारी मदद कर सकते हैं। ठीक है, और अगर कोई आपका सजेशन है तो बिल्कुल बताइए, उसका स्वागत है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय बाय, थैंक यू।